आज जिस विषय वस्तु को हम अध्ययन के रूप में लेंगे वह है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इससे पूर्व में हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण किया था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत मनु के सप्तांग सिद्धांत से अलग नहीं है और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में भी राज्य की वह 7 प्रकृतियाँ जिस 7 अंग कहा जाता है गिनाए हैं। तो इस रूप में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत और मनु के सप्तांग सिद्धांत में मूल अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। शीर्ष पर सप्तांग सिद्धांत के शीर्ष पर या पहली प्रकृति है या पहला तत्व है या पहला अंग है वह है राजा, जो सप्तांग सिद्धांत का शीर्षतम अंग है। राजा से उम्मीद की जा सकती है कि वे शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल किया हुआ हो ताकि वे अपने जटिल दायित्वों को ठीक ढंग से संपादित कर सके। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राजा उच्च चरित्र वाला और सद्गुण संपन्न हो। दूसरा है अमात्य। अमात्य या मंत्री। मनु ने 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राजा को परामर्श दिया है और ये बात कही है कि राज्य की शक्ति राजा की व्यक्तिगत शक्ति नहीं है बल्कि राजा और उसके मंत्रियों में सामूहिक रूप में निहित है। यही विचार हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पाते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का होना आवश्यक है। उन्हें अमात्य कहा गया है और यद्यपि ये बात सही है कि कौटिल्य ने मंत्रियों की संख्या नहीं बताई है। मनु ने कहा है कि 7 या 8 मंत्री होने चाहिए, जबकि कौटिल्य ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। मंत्रियों को विवेकशील होना चाहिए और विवेक संगत परामर्श राजा को राजकाज के मामले में देना चाहिए। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि अमात्य जो हैं राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए। इस तरह राजा के साथ साथ अमात्य भी या मंत्री भी एक आवश्यक अंग हैं और राजा अपनी मनमर्जी से या निरंकुश रूप से या व्यक्तिगत रूप से निर्णय राज्य के संदर्भ में ना लेकर मंत्री परिषद के परामर्श से ही ले, ऐसी अपेक्षा की गई है मनु ने भी और कौटिल्य ने भी राजा से। तीसरा है जनपद। जनपद में वे सब सम्मिलित हैं कि राज्य में निवास करने वाली जनता और उसकी भौगोलिक भूमि। जनपद में दोनों, यद्यपि कौटिल्य ने कोई जनपद की सीमा और जनसंख्या का कोई अंतिम निर्धारण नहीं किया है, तथापि ये बात स्पष्ट है कि जनपद एक महत्वपूर्ण तत्व है और आधुनिक शब्दों में कहा जाए कि जनपद जिले का ही पर्यायवाची शब्द है। तो जनपद भी राज्य की प्रकृति का एक आवश्यक तत्व है। मनु ने कौटिल्य ने ये अपेक्षा की है कि जनपद में सरोवर, नदियों, वनों के प्रचुर मात्रा में होने की श्रेष्ठ माना है। यानी जिस जनपद में नदियां हैं, सरोवर, पर्वत है, वन है, प्रचुर मात्रा में है, वे जनपद श्रेष्ठ है। तो इस तरह जनपद महत्वपूर्ण है राज्य की प्रकृति में। उसी तरह दुर्ग यानी किला। कौटिल्य ने यह शासक से अपेक्षा की है कि राज्य की सीमाओं के चारों ओर और सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की व्याख्या की है। पहला प्रकार का जो दुर्ग है वह है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग वह दुर्ग है जिसमें चारों ओर पानी भरा हुआ होता है। पार्वत दुर्ग दूसरे प्रकार का दुर्ग है जो चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है और पर्वतों और कंदराओं में व्याप्त होता है। फिर आता है धानवन दुर्ग,
जो मैदान में बना होता है और जल और घास के से रहित होता है। और वन दुर्ग वह है जो चारों ओर से दलदल और वृक्षों और झाड़ियों से घिरा हुआ होता है। तो कौटिल्य ने यह अपेक्षा की है कि ये दुर्ग सीमाओं पर बनाए जाएं और सीमाओं की रक्षा इन्हीं दुर्गों के माध्यम से की जाए। आपत्ति काल में राजा को जब संकट आए जीवन को, तो वे इन्हीं दुर्गों में छुपकर अपनी प्राणों की रक्षा कर सके। तीसरा आता है कोश। कोश यानी अर्थ। मनुस्मृति में भी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कोश पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया गया है। राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वे समय समय पर समुचित साधनों से कोश में वृद्धि करे, कोश का अर्जन करे और साथ ही साथ विश्वास पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति करे कोश के देखभाल के लिए। मनुष्य कौटिल्य ने भी ये भी अपेक्षा की है कि वे राजा समय समय पर कोश से जुड़े हुए अधिकारियों कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और समय समय पर कोश से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है। कौटिल्य ने ये बात महत्वपूर्ण रूप से समझाई है कि कोश पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है और राजा की समृद्धि, राजा और राज्य की समृद्धि बिना कोश की समृद्धि के संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजा कोश का न्यायपूर्ण ढंग से कर लगा के कोश का संग्रह करे और व्यवस्थित माध्यम से उस कर संग्रह का वितरण करे। अब आता है दंड। दंड यानी सेना। आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण दोनों से रक्षा के लिए दंड यानी सेना का होना बहुत आवश्यक है। कौटिल्य ने ये बात कही है कि सेना में शूरवीरता की परीक्षा के पश्चात भी नियुक्ति दी जाए, सेना में और कठोर परीक्षण और सेना को अनुशासित रखने पर भी बल दिया गया है। कौटिल्य ने ये बात कही है कि वैश्य, शूद्र और क्षत्रियों को वरीयता दी जानी चाहिए सेना में नियुक्ति के लिए। कौटिल्य इस बात को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि ब्राह्मणों को सेनाओं में भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य का ऐसा मत है यदि ब्राह्मणों को सेना में भर्ती किया जाएगा तो वह शत्रु पक्ष द्वारा आदर दिखाए जाने पर वे उसके प्रति उदार हो सकते हैं। इसलिए वरीयता के रूप में कौटिल्य ने यह अपेक्षा की है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को ही सेना में भर्ती किया जाए, उचित है, प्राथमिकता दी जाए। अब तीसरा है और सातवां है मित्र। अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन भी एक बहुत जटिल तत्व है। इस पर मनु ने भी और कौटिल्य ने दोनों समान रूप से अंतर्राज्यीय संबंधों की एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। इसी संदर्भ में कौटिल्य ने भी अंतर्राज्यीय संबंधों का एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। कौटिल्य राजा से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि प्रजा की सुख समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि युद्धों की आवश्यकता कम से कम पड़े और इसके लिए मित्रों का संग्रह यानी अंतर्राज्यीय संबंधों में ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने चाहिए ताकि युद्ध की संभावना कम से कम हो। इसलिए मित्र संग्रह या मित्र भी राज्य की प्रकृति का एक आवश्यक तत्व है। कौटिल्य ने इस बात को कहा है कि सातों प्रकृतियों में वरीयता निर्धारण करना अत्यंत कठिन काम है, परंतु जिस समय जिस वरीयता से या जिस प्रकृति से कार्य साधकता की प्राप्ति हो वही प्रकृति महत्वपूर्ण है। इसमें क्रम ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा विवेक का काम नहीं होगा। सामान्यतः हम क्रमानुसार राजा से लेकर अमात्य और जनपद इनकी क्रम के से
उनको वरीयता दे सकते हैं तो पहले राजा को, परंतु ये माना गया है कि कार्य साधकता के आधार पर जिस प्रकृति से हित सिद्धि होती है वह प्रकृति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बताया गया सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण है राज्य और उसकी प्रकृतियों को समझने के संदर्भ में।